नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम PS कांबले है। असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, हम आज BA भाग 1 हिंदी के भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा पेपर 7 और 16 में से भाषा की परिभाषा इस इकाई पर चर्चा करेंगे। भाषा की परिभाषा देखने से पहले हम भाषा का व्यापक तथा सीमित अर्थ से परिचय होना आवश्यक है। व्यापक अर्थ क्या है, भाषा का सीमित अर्थ क्या है, ये देखना आवश्यक है। व्यापक अर्थ भाषा के इस अर्थ में वे सभी साधन आ जाएंगे जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यानी कि स्पर्शग्राह्य, नेत्रग्राह्य और श्रवणग्राह्य। यानी स्पर्शग्राह्य में इसमें मनुष्य विचार में करते समय स्पर्श का सहारा लेता है। स्पर्शग्राह्य अर्थ में मनुष्य विचार करने के लिए स्पर्श का सहारा लेता है। यानी जैसे कि पुलिस का खतरा होने पर एक चोर दूसरों का हाथ दबाकर बिना बोले उसे खतरे का संदेश दे देता है। यानी कि बिना बोले स्पर्श से संदेश देना, बातचीत करना स्पर्शग्राह्य में है। नेत्रग्राह्य, इसमें विचार विनिमय के लिए मनुष्य संकेतों का सहारा लेता है, नेत्रों का सहारा लेते हैं। इन संकेतों द्वारा मनुष्य दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देता है। इस संकेतों का ग्रहण नेत्र से होता है, इसे नेत्रग्राह्य साधन कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी का हरी झंडी, लाल झंडी हिलाकर गाड़ी चलने या रुकने का संदेश, ये नेत्रग्राह्य में आता है। श्रवणग्राह्य, श्रवणग्राह्य वर्ग अंदर समस्त ध्वनियों का आ जाते हैं, जो अब हम बोलते हैं श्रवण से ही, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। सीमित अर्थ यानी कि क्या, उपयुक्त सभी साधनों को भाषा मानने से अर्थ में अतिव्याप्ति हो जाती है। ये सभी स्पर्शग्राह्य, नेत्रग्राह्य, श्रवणग्राह्य, इन्हें जब हम भाषा मानने लगे तो उन्हें अतिव्याप्ति का दोष आ जाता है। यानी सीमित अर्थ क्या है, भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है सीमित अर्थ। भाषा का अपना ही सीमित अर्थ है जो उसको वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। भाषा के इस सीमित अर्थ में कुछ प्रवृत्तियाँ होती है। वो प्रवृत्तियाँ क्या है हम देखेंगे। विचार विनिमय के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उस प्रवृत्तियाँ कौन सी है, क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे और फिर परिभाषा देखेंगे। परिभाषा की ओर जाने से पहले थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक ही है। भाषा की प्रवृत्तियाँ क्या, परिचय में भाषा विचार विनिमय का साधन है। देखो दोस्तों, अभी विचार करते कोई ना कोई भाषा में करते हैं। हम मराठी बोलने वाले होते तो मराठी में ही विचार करते, हिंदी बोलने वाले होते हैं तो हिंदी में विचार करते, अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी में विचार करते। विचार करने के लिए भाषा प्रथम होनी चाहिए। फिर भाषा जो विचार है व्यक्त करने के लिए, विनिमय करने के लिए भी भाषा का ही सहारा लेते हैं। यानी कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा उच्चारण अवयव से निकली ध्वनियों प्रत्ययों का समूह है। यानी कि भाषा उच्चारण अवयव से निकले ध्वनि प्रतीकों का समूह है। ध्वनि उच्चारण अवयव में हम गंड से जो आवाज़ निकलती है, हम बोलते हैं, उनसे कुछ ना कुछ ध्वनि निकलती है, उनके कुछ प्रतीक है जिसमें कोई अर्थ है, उस समूह को ही भाषा कहते हैं। भाषा का सार्थक ध्वनि प्रतीकों का समूह है। सार्थक ध्वनि यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ अर्थ निकलना, ऐसे ही ध्वनि नहीं, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। इन ध्वनि प्रतीकों का स्वरूप यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक, इस शब्द का अर्थ है दोस्तों माना हुआ, यानी माना हुआ। भाषा का प्रयोग समाज का एक वर्ग विशेष करता है। प्रत्येक वर्ग की एक अपनी भाषा होती है। जो शिक्षित लोग हैं, अध्यापक है, डॉक्टर है, उनकी एक भाषा होती है। जो अनपढ़ है उनकी एक अलग भाषा होती है। यानी वर्ग विशेष का प्रयोग भाषा करता है। समाज का वर्ग होता है भाषा का भी। भाषा की परिभाषा प्रथम हम देखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा उच्चारण अवयव से, उच्चारण अवयव जो हमारे कंठ में है,
उसके माध्यम से हम शब्द उच्चारते, बोलते हैं, ध्वनि निकालते, उस उच्चारण अवयव से बोलता प्राय यादृच्छिक यानी माना हुआ। जैसे कि हम मराठी में, हिंदी में पानी को पानी कहते, अंग्रेजी में वाटर कहते। हमने माना है ये जो चीज़ है वो पानी है, हमने उसे नाम दिया है हमें। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर। उन्होंने ये वाटर शब्द उस चीज़ के लिए जो दिखाई देती है, पानी है हमारे यहाँ, तो उन्होंने वाटर कहा है। ये माना हुआ अर्थ है, कोई हमने तैयार किया हुआ अर्थ है, इसलिए यादृच्छिक शब्द का अर्थ है माना हुआ। ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय का आदान प्रदान करते हैं। किसी भाषा समाज के लोग, देखो हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी में विचार, भाषा समाज के लोग हम कौन से, मराठी के, मराठी में आदान प्रदान में विचार करते हैं। हिंदी क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदी के माध्यम से ही आदान प्रदान करेंगे अपने विचारों का। इस तरह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो परिभाषा क्या होगी देखिए, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हिंदी के प्रमुख डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उनकी परिभाषा है। और दूसरे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, उनकी क्या परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता से समझ सकता है। देखिए कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। अपने विचार जो मन में है दूसरों को बता सकता है, समझा सकता है, मेरे मन में क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपको क्यों बता रहे थे, भाषा के माध्यम से साधन। और दूसरे के जो विचार है वो भी हम भाषा के ही माध्यम से स्पष्टता समझ सकते हैं। यानी कि उनकी परिभाषा क्या होगी देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता से समझ सकते हैं। ये दूसरे हो गए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, पंडित कामता प्रसाद गुरु, और तीसरे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तु के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि अपने विचार व्यक्त करने में ध्वनि संकेत जो व्यवहार होता है, ध्वनि हम जो उच्चारते हैं उसे उन्होंने भाषा कहा है, डॉक्टर श्याम। ये तीन हिंदी की प्रमुख है, और भी है, हमने तीन ही लिए। उसके साथ ही पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा में प्लेटो जो उनकी परिभाषा क्या है देखिए, वो महत्वपूर्ण है। विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। हम देखो दोस्तों, मन में कुछ न कुछ विचार करते हैं, ये मुख उसका ध्वनि नहीं आता, आवाज़ नहीं आती, पर तो हम मन सोचते रहते हैं। अध्वन्यात्मक यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं आता, अध्वन्यात्मक इस शब्द का अर्थ है। पर वही जब बातचीत ध्वन्यात्मक रूप लेके हमारे जो बोलने के अवयव है उनके से निकल कर आवाज़ आने लगती है, ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होती है, होठों से, तो उसे भाषा की संज्ञा है। और आगे देखेंगे हम पाश्चात्य की स्वीट जो विद्वान है उनकी परिभाषा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को भी प्रकट, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। स्वीट ने संक्षिप्त में इसकी परिभाषा की है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा जो हम सुन सकते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। स्वीट नाम की तरह उनकी जो परिभाषा है छोटी है, यानी कि आप बताएं स्वीट की तरह ही उनकी परिभाषा स्वीट ही है, यानी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इस तरह हमने 5
विद्वानों की परिभाषा देखी है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, पंडित कामता प्रसाद गुरु की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, और पाश्चात्य विद्वानों से प्लेटो की और स्वीट की। दोस्तों आगे हम भाषा विज्ञान पेपर कोई कठिन पेपर नहीं, पहले जब भाषा विज्ञान का जो अध्ययन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो शुरुआत ही भाषा की परिभाषा समझ लिया अच्छी तरह, तो भाषा क्या है इसमें समझ सकेंगे तो भी आगे चल जाएंगे। धन्यवाद।